हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि यांग की मॉम यांग का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन घर में ढूंढती है और उन्हें पता चलता है कि वो मिसिंग है और वो समझ जाती है कि यांग के डैड ने उसे यांग को दे दिया होगा। आगे दिखाया जाता है कि क्विंची और यांग दोनों ही मैरिज कर चुके होते हैं और यहाँ पे क्विंची अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख के बहुत खुश हो रही होती है और खुद की और यांग की फोटो देख के सोच रही होती है कि हम दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में। दूसरी ओर यांग भी अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख के खुश हो रहा होता है, पर यहाँ पे उसे अपनी फोटो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही होती है और वो खुद से कहता है कि मैं इस फोटो में और भी अच्छा लग सकता था। यांग ये सोच के काफी परेशान हो रहा होता है और सोचता है कि क्या मुझे फोटो चेंज कर लेनी चाहिए। फिर तभी उसके पास क्विंची का मैसेज आता है कि क्या तुम सो गए। तो क्विंची उससे पूछती है कि तुम उस दिन स्टोर रूम में मेरे साथ क्या करने वाले थे, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना था। फिर आगे दिखाया जाता है कि यांग उसके रूम के बाहर खड़ा होता है और इतने में क्विंची अचानक से दरवाजा खोलती है और यांग को सामने देख के अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी यांग उसे संभाल लेता है और यहाँ पे उसे किस करता है और उससे कहता है कि बस मैं यही करना चाहता था। और इतने में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे तो यांग सिर्फ सपना देख रहा होता है। फिर वो थोड़ी देर बाद खुद को संभाल कर क्विंची के दरवाजे के सामने जाके खड़ा होता है और यहाँ पे क्विंची अचानक से दरवाजा खोलती है। तो यांग यहाँ पे कहता है कि उस दिन मैं ये कहना चाहता था कि अगर हम लोग असलियत में डेटिंग करने लगे तो ये सुनने के बाद क्विंची मैरिज एग्रीमेंट निकालती है और उसका एक पॉइंट उसे पढ़ के सुनाती है कि वो सिर्फ नाम के लिए हस्बैंड वाइफ है और उन दोनों में से किसी ने भी कोई रिलेशन एक दूसरे से रखना चाहा या तो फिर एक दूसरे को डेट करना चाहा तो उस पर्टिकुलर बंदे को $5 मिलियन पे करने पड़ेंगे। ये कहने के बाद वो तुरंत यांग के मुंह पे गेट बंद कर देती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यांग होश में आता है और ये भी उसका सिर्फ एक सपना ही होता है। फिर ये सब सोचने के बाद वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होता है कि तभी क्विंची सचमुच में दरवाजा खोल देती है और उसे सामने देखकर एकदम चौंक जाती है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी यांग उसे संभाल लेता है। यहाँ पे क्विंची उसे अपने इतने पास देख के काफी शॉक्ड होती है और यहाँ पे यांग के दिमाग में $5 मिलियन का रेड अलर्ट बज रहा होता है, जिसके बाद वो क्विंची को सीधे उठा के अंदर ले जाता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो क्विंची की मसाज करने लगता है। तो क्विंची उससे पूछती है कि क्या तुम उस दिन यही बोलने वाले थे। तो यांग यहाँ पे बहाना बना देता है और उसे कहता है कि हाँ मैं यही कहने वाला था कि देखो एक साथ इतनी सारी एक्सरसाइज करने की वजह से तुम्हारी मसल्स खिंच गई हैं और तुम्हें मसाज से थोड़ा फायदा मिलेगा। आगे हमें मिसेस लैन की नाइसी जा को दिखाया जाता है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करके ये अनाउंसमेंट कर देती है कि वो 3 साल के अंदर अंदर सभी का पैसा चुका देगी और इसी के साथ वो मिसेस लैन के हस्बैंड को जल्द से जल्द अब्रॉड से वापस आने के लिए कहती है और सारे इन्वेस्टर से माफी मांगने के लिए कहती है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि क्विंची की बॉस यहाँ पे उनकी कंपनी की सिक्योरिटी गारंटर होती है। आगे हमें दिखाया जाता है मिस्टर लाओ को जो कि क्विंची की सारी मैरिज की डिटेल्स फिल कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे मिस ली उसका मैरिज सर्टिफिकेट चेक करती है जहाँ पे मिस्टर लान उसे कहते हैं कि हाँ देख लो, तुमने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट देखा तो होगा नहीं। जहाँ पे वो ये पॉइंट आउट करती है कि इस मैरिज सर्टिफिकेट में तो बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि शादी की रजिस्टर्ड डेट तो 2 दिन पहले की है। जिस पे लाओ कहता है कि हाँ मुझे क्विंची ने इस बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, उसने मुझे बताया था कि उसका जो रियल वाला मैरिज सर्टिफिकेट है वो ओवरसीज में फंसा हुआ है और क्योंकि उन्हें अर्जेंटली मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था तो उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना। फिर मिस ली उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक करने लगती है कि कहीं ये नकली तो नहीं है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जुनूई क्विंची के साथ कोऑपरेट करता है मिसेस लैन की कंपनी के इन्वेस्टर को मनाने में और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है, जिसपे क्विंची एज अ ट्रीट उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को डिनर पे इनवाइट करती है, पर जुनहुई उससे मना कर देता है। जुनहुई वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वो यांग से मिल जाता है जो कि उसे देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यांग उसे धक्का मार के कहता है कि आखिर तुम क्विंची को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। तो जुनहुई भी उसे धक्का मार के कहता है कि मैं चाहे जैसे उसे ट्रीट कर सकता हूँ, जिसपे यांग को उस पर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसे एक पंच मारता है जिसकी वजह से कांच टूट जाता है। फिर इतने में वहाँ पे एक एम्प्लॉय आ जाती है, बाद जुनहुई और यांग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्विंची के पास यांग का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसकी मॉम उन लोगों से मिलना चाहती है। इसके बाद वो उससे मिलने के लिए बाहर पहुंचती है जहाँ पे वो टूटा हुआ ग्लास नोटिस करती है, पर यांग उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ही कैफे में होते हैं जहाँ पे क्विंची यांग के हाथ में लगी चोट को नोटिस करती है और उससे पूछती है कि ये कैसे लगा और उसे देखने के लिए करती है, पर यांग उसे कहता है कि वो ठीक है। फिर वो टॉपिक चेंज करते हुए उसे बताता है कि मॉम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहती है, जिसपे क्विंची कहती है कि ठीक है, जितने जल्दी वो लोग एक दूसरे से मिलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। पर यांग को यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के मॉम डैड एक दूसरे से मिलते हैं जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये देख के यांग काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और यहाँ पे यांग की मॉम सभी से कहती है कि उन्हें क्विंची शुरू से ही पसंद थी और ये सब कुछ सुन के यांग को बहुत हंसी आ रही होती है। फिर हमें यहाँ पे क्विंची की मॉम को दिखाया जाता है जिसने पहले ही अपने हस्बैंड से कह दिया था कि शादी बहुत अच्छे से होनी चाहिए और इस सब का खर्चा यांग उठाएगा। तो यही बात क्विंची के डैड उनसे कहते हैं
और यांग की मॉम यहाँ पे उनसे कहती हैं कि मुझे क्विंची के बारे में यही बात पसंद है कि ना तो उसे एक डायमंड रिंग चाहिए, ना ही उसे कोई एक्सपेंसिव खर्चा चाहिए। ये सुन के क्विंची की मॉम इरिटेट हो जाती है और उनसे कहती है कि क्विंची शुरू से ही अपना खर्चा उठाती है और आज भी वो इतनी कैपेबिलिटी रखती है कि वो खुद से अपना घर खरीद ले। जिसपे यांग की मॉम कहती है कि मेरा बेटा भी थोड़ा बहुत कमा ही लेता है, भले ही वो अनएम्प्लॉयड है। जिसपे क्विंची की मॉम कहती है कि अच्छा, तो क्या वो काफी अमीर है? क्या उसके पास घर और कार है? तभी तो वो मेरी बेटी के साथ उसके घर में रहना चाह रहा है ना। और अगर किसी वजह से क्विंची ने जॉब छोड़ दी तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? उस पे यांग के डैड कहते हैं कि ये भले ही हम लोगों की फैमिली उतनी रिच नहीं है, पर हम क्विंची को बहुत अच्छे से रखेंगे और उसे सब कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सीन कट होता है और आगे हमें दिखाया जाता है कि यांग की मॉम यांग से गुस्सा कर रही होती है कि पहले तो क्विंची कह रही थी कि उसे कुछ नहीं चाहिए और अब देखो उन लोगों की डिमांड कितनी ज्यादा हाई फाई है। जिसपे यांग के डैड कहते हैं कि वो सही तो ही कह रही थी, वो अपनी लड़की को इस घर में देंगी तो हम लोगों को सब कुछ अरेंज तो करना ही पड़ेगा ना। अब हमें यांग के लिए घर भी अरेंज करना पड़ेगा। जिसपे यांग की मॉम कहती है ठीक है, लेकिन अब हम लोगों के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमें क्विंची को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम को गुस्सा कर रही होती है कि आपको इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी और मैं तो उनके घर जाके बोल के आई थी कि मुझे इतनी क्लासी वेडिंग नहीं चाहिए है। आगे हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड के साथ होता है और काफी ड्रंक्ड होता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि क्विंची की फैमिली ने सही डिमांड रखी है, आखिर वो अपनी लड़की की किसी अनएम्प्लॉयड बंदे से कैसे शादी करा सकते हैं। फिर इसके बाद उसके फ्रेंड को कुछ काम आता है तो वो वहाँ से चला जाता है और यांग वहीं पे बैठ के क्विंची को कॉल करता है और वो क्विंची से पूछता है कि तुम्हारी सबसे ज्यादा फेवरेट और लीस्ट फेवरेट थिंग क्या है। जहाँ पे क्विंची उसकी बातें सुन के समझ जाती है कि वो काफी ड्रंक्ड है। फिर वो उसे यहाँ पे बताने लगता है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब उसकी मॉम उसे फोर्स करती है ब्लाइंड डेट पे जाने पे, और अभी उसे इस समय सबसे बुरा इंसान जुनू ही लगता है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो जिस तरीके से तुम्हें देखता है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि वो तुम्हें और हर्ट करे। और कहता है कि मैं उसे देखते ही इतना मारना चाहता हूँ, इतना मारना चाहता हूँ, और बल्कि लास्ट टाइम तो मैं उसे मार ही दिया था पर वो उसका लक था कि वो बच गया। ये सुन के क्विंची हंसने लगती है और थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। यहाँ पे वो क्विंची से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम एकदम प्राइसलेस हो और तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज देना चाहता हूँ। जिसपे क्विंची कहती है कि आखिर तुमने कितनी पी रखी है। तो यांग मुस्कुराता है और उसे कहता है कि स्वीट हार्ट, अब हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। और यहाँ पे उसे अब फाइनली अपनी दिल की बात बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और मैं तुम्हें बिल्कुल वैसी ही शादी दूंगा जैसे कि तुम चाहती हो। और ये कहने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्विंची यांग और जुनहुई का फाइट वाला फुटेज देख रही होती है और ये देख के वो काफी खुश होती है। इस सब के बाद क्विंची यांग को लेने के लिए वहाँ पे पहुंचती है और यांग का फ्रेंड उसे जगाता है ये कह के कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें लेने के लिए आई है। ये सुनने के बाद यांग कहता है कि उसकी कोई वाइफ नहीं है, पर जैसे ही वो अपने सामने क्विंची को देखता है तो उसे गले लगा के कहता है कि ये मेरी गॉडेस है। इसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके उसे कार में बिठा और यहाँ यांग का फ्रेंड क्विंची से कहता है कि भले ही आप लोगों की रिलेशनशिप रियल हो या फेक, पर प्लीज इस सब में मेरे फ्रेंड को बिल्कुल भी हर्ट मत कीजिएगा क्योंकि ऊपर से भले ही वो रूड और एरोगेंट दिखे पर अंदर से वो बहुत ही अच्छा इंसान है और मुझे पता है कि वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है, भले ही वो ये बात आपसे ना कहे, तो प्लीज आप इसकी देखभाल कीजिएगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और क्विंची भी यांग को लेके घर आती है जहाँ पे वो यांग के हाथ में लगी हुई चोट की बहुत केयर करती है और उसे देख के काफी खुश होती है। और जब यांग सो रहा होता है तो वो सीक्रेटली उसके चीक्स पे उसे किस भी करती है। वहीं दूसरी ओर में क्विंची के बॉस को दिखाया जाता है जिनके घर में गेट टुगेदर होता है और यहाँ पे वो फीफी और उसके डैड को देखती है और उन्हें पता चलता है कि फीफी के डैड एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन है। जिसके बाद उन्हें वो अच्छे से ट्रीट करती है और फीफी भी अपने डैड से उन्हें मिलाती है और बॉस से जाके अकेले में उनसे माफी मांगती है कि उसने इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। जिसमें बॉस तो ये जान के काफी खुश होती है कि फीफी एक बड़ी चेयरमैन की बेटी है और यहाँ पे फीफी खुद की तरफ से ही उन्हें ऑफर करती है कि क्या वो उसके डैड की कंपनी की लीगल काउंसिल बनेगी, पर बॉस समझ जाते हैं कि इसके बदले में उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए। और इसी के साथ यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्विंची अपने ऑफिस में पहुंचती है और वो अपने कैबिन में फीफी को बैठा हुआ पाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो फीफी उसे बताती है कि आज से ये उसका कैबिन है। जिसके बाद क्विंची मिस्टर लाओ से मिलती है जो कि उसे उसका न्यू कैबिन दिखाने वाले होते हैं, जहाँ पे क्विंची सोचती है कि बॉस ने अपना कैबिन उसे दे दिया होगा, पर जब मिस्टर लाओ असलियत में उसे कैबिन दिखाते हैं तो वो तो काफी ही ज्यादा बुरा होता है। जिसके बाद वो बॉस को भी कॉल लगाती है पर वो उसका कॉल इग्नोर कर देती है क्योंकि वो फीफी के डैड के साथ मीटिंग में होती है। फिर तभी क्विंची के पास मिस ली आती है और वो उसे अकेले में बात करने के लिए ले जाती है और क्विंची को सजेस्ट करती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो अभी इस समय वो बॉस से बिल्कुल भी बहस नहीं करती जब तक कि वो उसके जैसे इस जॉब से रिजाइन न देने वाली हो। जिसपे क्विंची ये सुन के शॉक्ड होती है और उसे कहती है कि आखिर तुम रिजाइन क्यों देने वाली हो। तो उसे बताती है कि फीफी जैसी छोटी एम्प्लॉय कुछ ही दिनों में क्विंची की जगह पे आके बैठ गई है जबकि वो मैरिड तक नहीं है और मैं इतने सालों से स्ट्रगल करके इस पोजीशन पे पहुंची हूँ। तो क्विंची उसे क्विट करने से मना करती है
क्योंकि जो इस कंपनी में और फीमेल लॉयर्स के साथ भेदभाव हो रहा है उसे वो जल्द ही दूर कर देगी जैसे ही वो 11th फ्लोर में सिलेक्ट होगी। जिस पे मिस ली उससे कहती है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है पर ये जरूरी नहीं कि तुम उसमें सिलेक्ट हो। इसके बाद वो मिस्टर लाओ से कुंची को बुलाती है जो कि उसे बताते हैं कि 11th फ्लोर की सीट के लिए 2 लोग को चुना गया है जो कि पहले क्विंची है और दूसरा मिस्टर शैन और आप दोनों को ही सेम वोट मिले हैं। जिस पर मिस ली उससे कहती है कि तुम्हारा प्रमोशन होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मिस्टर शैन अच्छे बैकग्राउंड से है और जबकि तुम एक फीमेल लॉयर हो तो इसलिए सभी लोग मिस्टर शैन को ही प्रेफर करेंगे। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जुनहुई को जो कि इस कंपनी में ही काम करने के लिए आ गया था क्योंकि फीफी की कंपनी ने इनकी कंपनी के साथ कॉर्पोरेशन कर लिया था और अब ये दोनों इसी कंपनी में काम करेंगे। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि क्विंची अपना सामान लेने के लिए अपने पुराने वाले कैबिन में जाती है जिसपे फीफी उससे कहती है कि आपका 11th फ्लोर के लिए सिलेक्शन हुआ है इसलिए आपको हमें ट्रीट देनी चाहिए। तो क्विंची उससे कहती है कि प्रमोशन तो तुम्हारा हुआ है वो भी इतने जल्दी तो तुम्हें ही ट्रीट देनी चाहिए। ये सुन के फीफी उससे कहती है कि आपको ट्रीट देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और वो एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में कॉल करके सब कुछ मैनेज करने के लिए कहती है और इसके बाद क्विंची अपना सामान लेके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्विंची अपने कैबिन में सारा सामान जमा रही होती तभी वहाँ पे जुनहुई आता है और उसे कहता है कि तुम्हारा कैबिन और मेरा कैबिन जस्ट आजू बाजू है। तो क्विंची कहती है कि अच्छा तुम भी यहाँ पे फीफी के साथ आ गए हो उसके डैड की पोजीशन का यूज करके। जिस पे जुनहुई उसे कहता है कि पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी प्लेयर हो। तो क्विंची उससे पूछती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो जुनहुई उसे बताता है कि तुमने उससे ब्रेकअप करने के बाद ही शादी कर ली थी और तुम्हारा ऑलरेडी 2.5 साल का बच्चा भी था यानी कि तुम इस रिलेशनशिप में मुझे ऑलरेडी चीट कर रही थी। और उसे पूछता है कि आखिर बच्चा किसका है। तो क्विंची उससे कहती है ये सब पास्ट की बातें और अब मैटर नहीं करती है। जिसपे जुनहुई गुस्से में कहता है कि हाँ तुम जैसी लड़कियों के लिए ये पास्ट की बातें कोई मायने नहीं रखती और ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।